नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे छुटभइये नेता के बारे में बताऊंगा जिसने पैसे और ताकत के दम पर ठोस दिखाकर कानून की धज्जियां उड़ाई, जमीन पर कब्जा किया, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी की, फिर महिला को डराने के लिए गुंडे भेजे और फिर उस पर योगी का बुलडोजर चला। उसके चक्कर में 7 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए और अब पुलिस जगह जगह उसकी तलाश कर रही है। श्रीकांत त्यागी नाम के इस शख्स की चर्चा घर घर में हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग हर सोसाइटी में होते हैं और हर जगह लोगों को परेशान करते हैं। दरअसल बात तब शुरू हुई जब नोएडा की एक सोसाइटी ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले श्रीकांत त्यागी ने सरेआम एक महिला को गंदी गंदी गालियां दी, उसे धक्का दिया और यह सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई। जब वीडियो न्यूज चैनल्स पर दिखाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर एक एक करके बातें सामने आने लगी। श्रीकांत त्यागी जिस फ्लैट में रहता है, उसके सामने वाले पार्क पर कब्जा करके, पेड़ पौधों से कवर करके उसने इस एरिया को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। सोसाइटी के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तो उसने लोगों को धमकाया। एक महिला ने हिम्मत दिखाकर उसे चैलेंज किया तो श्रीकांत त्यागी ने उससे पहले डराने की कोशिश की, फिर भद्दी गालियां दी और फिर हाथापाई पर उतर आया। जब बात पब्लिक हो गई तो मीडिया ने श्रीकांत त्यागी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। श्रीकांत त्यागी ने प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, अपने साथ गनर रखे, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोएं खिंचवाई और अपने आप को नेता डिक्लेयर कर दिया। फर्जी रसूख बनाया। इस रसूख के दम पर लोगों को डराने धमकाने का काम करने लगा। गुंडागर्दी के दम पर एक्सटॉर्शन करने लगा। सायरन वाली गाड़ियों में सिक्योरिटी वालों से घेरा। श्रीकांत त्यागी जब निकलता था तो सोसाइटी में रहने वाले सीधे साधे मिडिल क्लास के लोग डर जाते थे। उसने कई मकान बनवाए, दुकानें बनवा ली, कमाई होने लगी तो उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। एक बड़े नेता का करीबी बन गया और इसी दम पर उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया, पार्क पर कब्जा किया, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और जब बात पुलिस तक पहुंची तो फरार हो गया। लेकिन उसने अपने एजेंट भेजे, अपने गुंडे भेजे, जिन्होंने सोसाइटी में घुसकर उसे चैलेंज करने वाली महिला को धमकी दी। अब श्रीकांत त्यागी के गुंडे जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। उसने खुद सरेंडर के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मैं आपको श्रीकांत त्यागी के कारनामों की लिस्ट गिनाऊं, उसकी हकीकत आपके सामने लाऊं, इससे पहले आपको आज की तस्वीरें दिखाता हूं। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आज सुबह से एक्शन शुरू हो चुका है। सेक्टर 93 की ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने फ्लैट का जो इलीगल एक्सटेंशन करवाया था, जो अवैध निर्माण कराया था, उसे तोड़ने के लिए आज सुबह ही नोएडा अथॉरिटी की एक टीम पहुंची। पहले फ्लैट के बाहर बने अवैध निर्माण को हथौड़ों से तोड़ने की शुरुआत की गई। श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट के फ्रंट में, बैक में और यहां तक कि बेसमेंट में भी गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। सोसाइटीज के बायलॉज के मुताबिक ऐसा करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी बिना परमिशन के फ्लैट के सामने पब्लिक स्पेस को अपना निजी एरिया नहीं बना सकता। लेकिन श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट के सामने सोसाइटी के कॉमन एरिया वाले गार्डन में पौधे लगाए हुए थे। फ्लैट के फ्रंट एरिया को पर्सनल स्पेस के तौर पर डेवलप कर रखा था। लकड़ी से छज्जा बनाया हुआ था, कांच का शेड लगवा लिया था, फ्लैट के आगे एक्सटेंशन करके महंगी टाइल्स लगवा ली थी। सबसे पहले अथॉरिटी के कर्मचारियों ने इसे तोड़ने की शुरुआत की, क्योंकि झगड़े की शुरुआत इसी को लेकर हुई थी। जब हथौड़े से श्रीकांत त्यागी के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने में दिक्कत होने लगी तो फ्लैट के अंदर बुलडोजर मंगवाया गया। फिर बुलडोजर से श्रीकांत त्यागी के एक एक गैर कानूनी कब्जे को, एक एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया। फ्लैट के फ्रंट का कब्जा हटाने के बाद पीछे किए गए कंस्ट्रक्शन पर भी बुलडोजर चलने लगा। सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत त्यागी के जितने अवैध निर्माण की शिकायत की थी, सबको बुलडोजर और हथौड़ों की मदद से तोड़ दिया गया। इस कॉरिडोर से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये साइड वाला हिस्सा आपको नजर आएगा।
श्रीकांत त्यागी के फ्लैट का। अब ये हिस्सा आपको जरूर छोटा सा नजर आएगा, लेकिन इस हिस्से पर भी निर्माण कर रखा था श्रीकांत त्यागी ने। आप पिलर्स देख लीजिए, पिलर्स लगाकर, और ये जो शेड आप देख रहे हैं, इस शेड को ढका गया था ऊपर से, यानी पूरी तरीके से कवर कर दिया गया था इस एरिया को भी। यहां पर भी एनक्रोचमेंट कर लिया था श्रीकांत त्यागी ने, बकायदा जो दीवार है वो लगा दी गई थी श्रीकांत त्यागी की तरफ से, और पूरी तरीके से अवैध निर्माण उसकी तरफ से किया जा रहा था। अब इस कॉरिडोर से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको वो पार्क भी नजर आएगा जिस पर वो अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, पौधे लगा रहा था, पाम ट्रीज लगा रहा था, और उस का वो यहाँ पर बाउंड्री करके पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता था। ये वो गार्डन है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, और इसी गार्डन पर कब्जा करने की उसकी जो मंशा थी वो थी। और ये उसके फ्लैट का एक और नजारा आप देख लीजिए, जिसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर ने, हथौड़ों ने, प्राधिकरण के जो जो अवैध निर्माण था, चाहे फिर आप पिलर्स कह लीजिए, आप इस शेड को कह लीजिए, ये जो दीवार खूबसूरत टाइल्स जिस पर लगी हुई हैं, ये दीवार अगर आगे निकल रही है तय मानक के मुताबिक तो इसे भी आज हथौड़ों से तोड़ा गया है। यहां तक निर्माण था, ये एक बीच में आप नाली कह सकते हैं, इसे भी पूरी तरीके से पाट दिया था उसने, यानी जो पत्थर है उसे ढक दिया था, और यहाँ पर उसने शानदार एक शेड बना लिया था जिसमें वो बैठा करता था अपने पर्सनल यूज के लिए। अब आप इसे ऐसे समझिए, ये बगल वाला फ्लैट आप देखिए, ये भी आपको दिखाऊंगी ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि उसका अवैध निर्माण कैसे था और उस पर कार्रवाई होनी क्यों जरूरी थी। ये है बगल वाला फ्लैट, यहां तक इसकी बाउंड्री है, लेकिन जो बाउंड्री श्रीकांत ने कर रखी थी, कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, वो बाउंड्री उसने आगे तक कर रखी थी, और यहीं पर उसका निर्माण रुकने वाला नहीं था, आगे भी वो निर्माण करना चाहता था। बाकायदा ये जो छोटा सा गार्डन आप देख रहे हैं उसके फ्लैट के ठीक सामने, इस गार्डन को भी वो पूरी तरीके से हथियाना चाहता था। इस गार्डन पे भी गार्डनिंग करके, पेड़ पौधे लगाने के बहाने अपना कब्जा श्रीकांत त्यागी जरूर जताने की कोशिश कर रहा था, और इसी का विरोध लगातार किया जा रहा था। अभी भी यहाँ पे जो पाम ट्रीज हैं जिनका जिक्र यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, जिसका जिक्र लगातार इस केस में किया जा रहा है, वो यहाँ पर आपको अब बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं पाम ट्रीज को उखाड़ा गया। जब नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई शुरू की तो लोगों की हिम्मत बढ़ी, लोगों का भरोसा बढ़ा। ओमेक्स सोसाइटी के कई रेजिडेंट्स ने उस महिला की तारीफ की जिसने सबसे पहले इस बदमाश के खिलाफ आवाज उठाई थी। सोसाइटी के रेजिडेंट्स इतने डरे हुए थे, वो चाहते हैं कि अब श्रीकांत यहां से चला जाए। छोटी मोटी तो होती रहती थी, और इतना भी पता था कि वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और थोड़ी दबंगगिरी थी, और थोड़ा एक डर भी था हम लोगों में आपस में कि हाँ ठीक है, एकदम से आप ऐसे इंसान से एकदम जल भी नहीं हो सकते, इतनी जल्दी आप मिक्स नहीं हो सकते, तो थोड़ा बहुत था। लेकिन वो बढ़ते इतना बढ़ गया कि हम लोगों को खड़ा ही होना पड़ा। जब ऐसा लगता है ना कि किसी लड़की पे या किसी उस पर आप दुर्व्यवहार करते हो या आप कुछ गलत करते हो, तो कोई ना कोई स्टैंड लेता है, और ये इस सोसाइटी में सबने स्टैंड लिया उस टाइम पे। अब हम ये चाहते हैं कि एफआईआर जो हुई है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए मामला, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। घर सील होना चाहिए, बिजली शायद सुबह काट दी गई है उनकी, घर के अंदर हमें बताया जा रहा है कोई नहीं है, और वो अभी भी फरार है। हम ये चाहते हैं अब ये यहाँ हमारी सोसाइटी में ना रहे। इतना इस आदमी ने बोला, ये जो बीजेपी नेता बोलता है, ये कोई बीजेपी नेता नहीं है। गुंडागर्दी, एब्यूज लैंग्वेज किसी फीमेल से बोलना, ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि इस तरह के लोग टिपिकल सिंबल हैं गुंडागर्दी के, बदमाशी के, जो मिडिल क्लास के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ जो सोसाइटी है उसके लोग इस बात से भी परेशान थे कि वो स्विमिंग पूल में आता था तो अपने बाउंसर्स को अपने साथ में लेके आता था, सिक्योरिटी के लोग उसके साथ में होते थे। गुंडागर्दी, दादागिरी हद ये थी कि उसने सोसाइटी के बेसमेंट में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा लिया था। बेसमेंट से अपने फ्लैट में आने के लिए वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जो कॉमन रास्ता था, उसने बेसमेंट के रास्ते से अपने फ्लैट में डायरेक्ट जाने का एक रास्ता बनवा लिया था। श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की पार्किंग में अपना गैर कानूनी कब्जा बना लिया था। आमतौर पर सब लोगों को 2 गाड़ियों की पार्किंग दी जाती है सोसाइटी की तरफ से एक फ्लैट के साथ में, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे थे कि श्रीकांत त्यागी ने सब पर धौंस जमाकर बेसमेंट में अपनी 5 गाड़ियाँ पार्क करना शुरू कर दिया था, और उसके साथ बाउंसर्स होते थे। अगर सोसाइटी का कोई मेंबर रोक टोक करे तो वो
डरा सकता था, धमका सकता था। शनिवार को पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की तलाश में जब छापे मारे तो यहां पर उसकी कुछ गाड़ियों पर पुलिस लिखा हुआ मिला। अब बेसमेंट से श्रीकांत की जो फ्लैट में डायरेक्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। पुलिस ने उसकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। श्रीकांत त्यागी जो अभी पुलिस से भागा भागा फिर रहा है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसने ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी की, आखिर वो किस तरीके का जीवन जीता था ये बताने के लिए काफी है वो दरवाजा जो पार्किंग से सीधे उसके घर की तरफ खुलता था। जी हां, श्रीकांत त्यागी जहां पर अपनी गाड़ी खड़ा किया करता था उसके सामने ही ठीक उसने वो शाही दरवाजा बनवा रखा था जिससे वो सीधा अपने फ्लैट में दाखिल हो जाता था। ये फिलहाल इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार अभी गीली भी है अगर इसे छूकर देखेंगे, क्योंकि सुबह ही ये दीवार लगाई गई है, लेकिन इस दीवार के पीछे ही वो शाही दरवाजा है श्रीकांत त्यागी का। जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की तो श्रीकांत त्यागी फरार हो गया। 2 दिन पहले तक वो खुद को बड़े और दबंग नेता के तौर पर पेश करता था। वो अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहा था। सोशल मीडिया पर उसने ऐसी पोस्ट डाल रखी थी जिसमें वो कई नेताओं के बड़े इंटरव्यू का दिखाई देता था, तस्वीरें थी। श्रीकांत ने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अपने कई वीडियोस पोस्ट किए हुए थे। कई वीडियोस में वो अपनी गाड़ियों के बड़े काफिले में सुरक्षा के कर्मियों के साथ घिरा हुआ चलता था, नियम तोड़ते हुए। श्रीकांत ने अपनी गाड़ियों में सायरन लगा रखे थे। जहां जाता था पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ इसी सायरन वाली गाड़ी में जाता था, फिर अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था। बड़े नेताओं के साथ अपनी इन तस्वीरों, अपने इन वीडियोस के दम पर श्रीकांत त्यागी लोगों को धमकाता था। अपने कनेक्शंस का डर दिखाकर उसने ओमेक्स सोसाइटी में एनक्रोचमेंट कर लिया था। फ्लैट के सामने वाले स्पेस में पार्टियां होती थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोसाइटी वालों ने श्रीकांत त्यागी के इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत 3 साल पहले की थी। मेरे पास कई लेटर्स हैं जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने पुलिस को भेजे थे, जो चिट्ठी नोएडा के उस वक्त के एसएसपी को लिखी गई थी। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पहली कंप्लेंट 5 अक्टूबर 2019 को की थी। श्रीकांत त्यागी को इसके बाद नोटिस भेजा गया। 2019 में एक नोटिस उसके फ्लैट पर लगा भी दिया गया, लेकिन उसने किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसकी हरकतों में कोई बदलाव आया। 11 अक्टूबर 2019 को पार्क में गैर कानूनी कब्जे को लेकर भी सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत की शिकायत की। ये वही कब्जा था जिसे लेकर श्रीकांत का एक महिला से झगड़ा हुआ और उस घटना की जब शिकायत हुई, जांच हुई, तो कल रात श्रीकांत ने अपने कुछ गुंडे सोसाइटी के अंदर भेज दिए, जिन्होंने सोसाइटी में खूब दंगा मचाया। वो उस महिला को ढूंढ रहे थे। श्रीकांत त्यागी के लोगों ने सोसाइटी के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की और प्रेशर बनाने की कोशिश की कि सोसाइटी के लोग अपनी कंप्लेंट वापस ले लें, ताकि उसके खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है, पुलिस का एक्शन है, वो रुक जाए। लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने गुंडे भेजने पर कड़ा एतराज किया। लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस ने सोसाइटी में घुसने वाले 6 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। जब नोएडा के बीजेपी एमपी महेश शर्मा ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे तो उन्हें भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कल की घटना के बाद आज श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हुआ। उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस ने श्रीकांत की तलाश के लिए 8 टीमें बनाकर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन ओमेक्स सोसाइटी के लोगों ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि लोग डरे हुए हैं। हमारे रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी, हम सब यहाँ परिवार वाले लोग हैं, किसी पर भी कोई रत्ती भर भी आंच नहीं आनी चाहिए। हमें इसके लिए एक प्रॉपर बंदोबस्त चाहिए। हमें यहाँ पे 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। ऐसी पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए जो कि समय आने पे एक्शन ले सके। जो काम अथॉरिटी आज कर रही है वो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर वो कार्य 2 साल पहले हो जाता अथॉरिटी के द्वारा, तो आज जो इसने और पौधे बढ़ाए हैं, एनक्रोचमेंट की है, ऊपर ये वुडन वर्क कराया है, ये नहीं होता।
और प्रशासन थोड़ा ढीला था। अभी कल से थोड़ी उसने कार्रवाई तेज की है और इसको थोड़ा सा आगे और गति प्रदान करें। हमने पहले नोएडा अथॉरिटी में मिसिस स्वाति सिंह ने कंप्लेंट डाली थी और वहाँ के जो अथॉरिटी के इंचार्ज थे उन्होंने कहा था कि हम तोड़ेंगे, कुछ नहीं करा था। पर आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अथॉरिटी को। पर अभी हम लोग पूरे खुश नहीं हैं क्योंकि पुलिस ने नोएडा जो महेश शर्मा जी और पंकज सिंह जी ने बोला था कि 48 आवर में श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार होगा। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है कि इतना बड़ा बंदा है कि गुंडे को नहीं पकड़ पा रही पूरी एनसीआर पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस। एमपी महेश शर्मा और एमएलए पंकज सिंह के प्रयासों का असर दिखाई दिया। श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ उस पर दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने श्रीकांत पर 2 एफआईआर दर्ज की है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और इसके अलावा नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। श्रीकांत के खिलाफ नोएडा में पहले से ही 9 केस दर्ज है और इनमें से 8 केस तो अकेले फेज 2 थाने में ही दर्ज हैं। एक केस नोएडा के सेक्टर 39 के थाने में भी रजिस्टर्ड है। श्रीकांत त्यागी पर गुंडागर्दी करने, धोखाधड़ी करने जैसे कई गंभीर आरोप पहले से लगे हुए हैं। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी ने नोएडा की अदालत में सरेंडर की याचिका डाली है। उसने अदालत से अपील की है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहता है। श्रीकांत त्यागी की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। अदालत श्रीकांत की याचिका पर अब 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। उसके वकील का कहना है कि श्रीकांत त्यागी के साथ ज्यादती की जा रही है। उसने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि उस पर बुलडोजर चले। उसके परिवार को बंधक बना लिया जाए। ये तो एक व्यक्ति के साथ में जाती है। इस स्टेज पर जिस तरीके का मामला है, मानते हैं कि एक महिला के साथ बदतमीजी हुई है, अगर मान ली इस तरीके से तो उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें इतना बड़ा तूल देना, जिसमें गैंगस्टर लगेगी, उसके खिलाफ इनाम बोला जाएगा, कितने नामों के खिलाफ इनाम की कार्रवाई की है इन्होंने। ये तो एक व्यक्ति है, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, राजनीतिक मामला, मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। तो क्या आपके क्लाइंट नोएडा यूपी में ही है या बाहर? सर मैं लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आप मैं समझ सकता हूँ। मैं लोकेशन आपको बताऊंगा भी नहीं। और दूसरा, श्रीकांत के वकील की नजर में सोसाइटी में एनक्रोचमेंट करना, महिला से गाली गलौज करना, एक लेडी को धमकाना, गुंडागर्दी करना, ये मामूली बातें हैं, छोटे मोटे अपराध हैं। वकील साहब का यकीन करें तो श्रीकांत ने कोई खास बड़ा गुनाह नहीं किया और उसके साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। लेकिन सच ये है कि ऐसे गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन लेने से सोसाइटी में एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है, वो जरूरी है। इसीलिए इसके बारे में आपसे इतनी डिटेल में बात कर रहा हूं। लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी इसीलिए एक्शन लिया गया है। नोएडा के फेज 2 थाने के इंचार्ज के साथ कुल 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस महिला के साथ श्रीकांत का झगड़ा हुआ था उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी दी गई है। कल श्रीकांत के सपोर्ट में उमेक सोसाइटी में घुसकर हंगामा करने वाले लोगों को धमकाने वाले उसके 6 समर्थकों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, कल इन लोगों ने सोसाइटी में घुसकर उस महिला का पता पूछा था जिसने श्रीकांत त्यागी के एनक्रोचमेंट पर सवाल उठाया था, जिससे श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की थी, हाथापाई की थी। जेल भेजे जाते वक्त इन आरोपियों ने दावा किया वो तो श्रीकांत त्यागी की फैमिली को खाना पहुंचाने गए थे। ये सारे आरोपी अगर हम उनके लिए खाना ले जाएंगे, अगर सजा है तो सजा परिवार से मिलना नहीं है, सजा को भुगत रहे हैं। आप बार-बार आप खाना दे देंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। बच्चों की वीडियो आई थी, उसमें बच्चे रो रहे थे कि हम भूखे हैं, हमारे पास यहाँ खाना नहीं है, तो उसी के लिए हम उन्हें बच्चों को खाना देने के लिए गए थे। बकायदा एंट्री वेंट्री करा के लीगली तरीके से गए हैं। ये सारे आरोपी कल सोसाइटी के लोगों को धमकाने गए थे। अब पकड़े गए हैं तो खाना पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इनके वकील का दावा तो है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस विवाद से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी पुलिस ने आरोपी बना दिया, सीरियस चार्जेस लगा दिए। वो तो बस यूं ही सोसाइटी में गए थे ताकि श्रीकांत त्यागी की फैमिली का हालचाल पता कर सके।
अभी आईओ साहब आए, आईओ साहब से हमारी बात हुई है, हमने उसमें सेक्शंस देखे हैं, क्योंकि सुबह से जो मैसेज पता चल रहा था उसमें बहुत सारे सेक्शंस थे जो कि उन पे इम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन अभी जो आईओ साहब ने अपनी चार्जशीट कह रहा हूँ, जो भी अभी तक की केस डायरी उन्होंने सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लगा, हमने बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया है। अभी इसमें यह है, लीगल रेमेडी है, देखते हैं उसको जो भी होता है। इसमें चूंकि एडवोकेट है तो वी आर गोइंग टू फाइल अ रिट पिटिशन इन ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड वी आर गोइंग टू अप्रोच द ऑनरेबल अथॉरिटी ऑफ आरोपी यूपी बार काउंसिल। 6 आरोपी जी थे, उनमें से आप बता रहे हैं कि वकील थे। हाँ, वो वकील हैं। प्रिंस त्यागी इज वन ऑफ देम, ही इज एडवोकेट ऑफ बार काउंसिल यूपी, और वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई लीगल रेमेडी की जरूरत है तो वो उसको दी जाए। वकीलों का हक है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना। श्रीकांत के गुनाह क्या हैं, उनकी सजा क्या होगी, इसका फैसला अदालत करेगी। इस वक्त वो फरार है। श्रीकांत त्यागी उमेक सोसाइटी से पहले सेक्टर 92 में एक बड़ा मकान किराए पर लेकर रहता था। 4-5 साल पहले उसने इस घर को खाली कर दिया था, लेकिन जब श्रीकांत इस बंगले में रहता था तब वहां के लोग उससे परेशान थे। अपने आप को बड़ा और दबंग दिखाने के लिए श्रीकांत ने ये बड़ा घर किराए पर लिया हुआ था। यहाँ उसने ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए थे। इस बंगले में एंट्री करने वाले को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता था और यह सब इंप्रेशन जमाने के लिए किया गया था। पास पड़ोस के लोग बताते हैं कि श्रीकांत हमेशा यहां पर कई गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ आता था। बंगले तक पहुंचने में दिक्कत ना हो इसके लिए उसने जगह जगह अपने बोर्ड लगवा दिए थे। श्रीकांत के पड़ोसी बताते हैं कि इस गुंडे की वजह से उन्हें अक्सर गाड़ियां पार्क करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि देर रात तक उसके यहां लोगों का आना जाना बना रहता था। पर्सनल गार्ड थे और कुछ सरकारी गार्ड भी थे, 1-2 पुलिस की जिप्सी वगैरह लगी रहती थी। 10-12 गाड़ियां, पार्किंग की भी बहुत दिक्कत थी, पार्किंग वगैरह नहीं मिलता था, गाड़ी उनके पास बहुत थी। हाँ, फिलहाल बीच में अभी चेंज करके चले गए। कितने दिन पहले कम से इसको खाली किया है? हो गया 4 से 5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गया। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि सारा जो पॉलिटिकल सेटअप था उसका यहीं से चलता था। यहाँ पे पुलिस वाले सुरक्षा में रहते थे, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे कि लोग आ जाएं तो जिससे पता चले कि कुछ विस्फोटक नहीं लेके। हाँ, वैसा था। उस कैमरा वगैरह भी था, सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगे हुए। सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर सब हाँ, सारा कुछ ऐसा था। काफी लोग आते थे जो उठ के बीजेपी के जो नेता वगैरह हैं, और काफी टाइम तक रहते थे। कभी शाम को आए तो 2 बजे, रात को 12 बजे, 1 बजे, इस तरीके से। दिन आप लोग कितने सालों से यहाँ पे हैं? मेरे को तो हो गया 5 साल जी। और उससे पहले थे या कि आपके बाद में ही आए थे यहाँ पे? नहीं, मैं जब आया था तो थे यहाँ पे। ऐसे लोग कैसे ऑपरेट करते हैं ये जानने के लिए इसकी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। नोएडा के सेक्टर 92 के मकान से पहले श्रीकांत का अड्डा नोएडा का भंगेल इलाका था, जहां उसके परिवार के पास पुश्तैनी जमीनें थी। श्रीकांत ने अपनी सियासत की शुरुआत यहीं से की थी। असल में भंगेल और आसपास श्रीकांत त्यागी के परिवार के काफी पुश्तैनी जमीनें थी। जब अथॉरिटी ने कुछ जमीनें एक्वायर की तो उससे श्रीकांत के परिवार को काफी पैसे मिले। परिवार ने वहां एक धर्म कांटा खोल लिया, आमदनी और बढ़ गई। फिर श्रीकांत की फैमिली ने वहां पर कई सारी दुकानें बनवा ली, जिन्हें किराए पर देने से इनकम और बढ़ गई। श्रीकांत के परिवार के पास गाजियाबाद के सिंघानी गेट पर भी काफी प्रॉपर्टी थी, जहां दुकानें बनी थी, और परिवार के ज्यादातर मेंबर यहीं रहते थे। खुद श्रीकांत अपने चाचा के साथ भंगेल में रहता था, जहां जब चाचा बीमार हुए भंगेल का पूरा बिजनेस श्रीकांत के कंट्रोल में आ गया और भंगेल की अपनी प्रॉपर्टी में उसने एक दफ्तर बनवा रखा था। काफी बड़ा दफ्तर था। यहां पर उसने सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए थे, जहां श्रीकांत नियमित रूप से बैठने लगा था। यहीं रहने के दौरान उसने सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू किया। भंगेल में श्रीकांत त्यागी के किराएदार बताते हैं कि पहले वो यहां सरकारी गनर्स के साथ आया करता था, हालांकि आजकल उसका भंगेल में आना जाना कम हो गया था। जब श्रीकांत त्यागी का इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंडिया टीवी के रिपोर्टर भास्कर मिश्रा नोएडा के भंगेल इलाके में पहुंचे तो पता चला कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी सियासत की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ज्वाइन करके की थी। नोएडा के भंगेल में बना वर्षा धर्म कांटा और उसके साथ में बना ये पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स श्रीकांत त्यागी का बताया जा रहा है। छोटे मोटे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, और खुद जो श्रीकांत त्यागी है उसका दफ्तर भी यहाँ पे हुआ करता था। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि नेताजी पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट है उसमें दुकानों की आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारी दुकानें हैं। पीछे भी कुछ दुकानें हैं, लेकिन अधिकांश जो है मोटर पार्ट्स का है या मोटर मैकेनिक है वो है यहाँ पे। इनका जो है मेन दादालाई अच्छा खासा कारोबार है,
किराए का पहले से ही। अच्छा, क्या श्रीकांत पहले प्रॉपर्टी का काम करता था? नहीं, प्रॉपर्टी इन्होंने पढ़ने के बाद में, पढ़ाई करने के बाद इन्हें राजनीति का शौक लग गया और ये राजनीति में चले गए। ये कहा जा रहा था कि एक वक्त था कि ये सरकारी गनर लेके चलते थे, 4-4 गनर चलता था इनके साथ में। हाँ, जब ये पहले बसपा में थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में थे, उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में आ गए तो उन्होंने ही इन्हें गनर प्रोवाइड कराए। ठीक है, उसके बाद में इनका मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हो गया नकलऊ के अंदर, गोमती नगर थाने में, वो गनर हटा दिए गए। फिर इन्होंने अपने पर्सनल 10-5 पर्सनल गार्ड रखे हुए थे। ये महोदय पहले बीएसपी में थे, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में आए तो उस दौरान मौर्य से जान पहचान होने के कारण श्रीकांत त्यागी ने खुद को बीजेपी का नेता बताना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर विरोधी दल बीजेपी को, योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ा होने की वजह से ही श्रीकांत त्यागी के हौसले इतने बुलंद हुए। लेकिन नोएडा से बीजेपी के एमपी महेश शर्मा और नोएडा से बीजेपी के एमएलए पंकज सिंह दोनों ने श्रीकांत त्यागी से कोई भी संबंध होने से इनकार किया। महेश शर्मा ने भरोसा दिया कि श्रीकांत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज आपने देख लिया, धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाएं कहीं बीच में आड़े नहीं आती और एक सख्त कार्रवाई हुई है, इनाम भी घोषित हो गया है और गिरफ्तारी भी बहुत जल्द ही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर, यूपी पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहा है, बुलडोजर पहले क्यों नहीं चला, इस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि शिकायत पहले भी की गई थी। देखिए, ये जांच का विषय है, जो एसएचओ है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और भी जो भी इसमें अधिकारी कहीं भी जिम्मेदार होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा भी पूरा विश्वास है। विपक्ष का ये कहना है कि श्रीकांत त्यागी को बीजेपी के बड़े नेताओं की शाह है और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आई है और वही लोग उसे बचा रहे हैं। देखिए, मैं पिछले 39 वर्षों से नोएडा में रह रहा हूँ, 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में भी हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि किसी भी वक्त ऐसा स्थिति आई कि यह व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्यक्रम में हमारे साथ रहा हो या हम लोग इसके किसी कार्यक्रम में रहे हों। ये कहना उचित नहीं होगा कि पार्टी से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। फोटो खिंचवाना, ये चातुर लोग होते हैं जो कहीं भी किसी के साथ जाकर बैठकर भीड़ में अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन फोटो से ये नहीं होता कि ये हमारी पार्टी का किसी भी तरह का सदस्य है। श्रीकांत त्यागी एक सिंबल है टिपिकल सेल्फ स्टाइल स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन का। सिर्फ यूपी में नहीं, हर राज्य में ऐसे दबंग होते हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, पर असल में ये किसी बड़े नेता का एक्सटेंशन होते हैं। ये किसी एक नेता को पकड़ लेते हैं, उसे कभी भीड़ जुटाने का, कभी चुनाव में उसके लिए दादागिरी करने का, कभी उसके लिए पैसे इकट्ठा करने का काम करते हैं। बदले में उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। इस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ये लोग आम जनता को डराने धमकाने के लिए करते हैं। आमतौर पर लोग ऐसे गुंडों से दूर रहते हैं। अगर वो धमकी दें, डराएं, इंसल्ट कर दें तो कोई शिकायत नहीं करता। लोग सोचते हैं ऐसे बदमाशों से कौन झगड़ा मोल ले। लोग जानते हैं कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि या तो पुलिस ऐसे लोगों की दोस्त होती है या पुलिस वाले ही ऐसे लोगों से दुश्मनी करना अवॉइड करते हैं। इसका असर यह होता है कि इन सड़क छाप गुंडों को लेजिटिमेसी मिल जाती है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो हर तरह के कुकर्म करते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ से लेकर किडनैपिंग तक, पैसा वसूली, मारपीट से लेकर जमीनों पर कब्जा करने वाले हर तरह के क्राइम करते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में फिजा बदली है। ऐसे गुंडागर्दी करने वालों की संख्या और ताकत पर काफी हद तक लगाम लगी है, उनकी संख्या कम हुई है। इसमें मीडिया का भी रोल है और सरकार की भी भूमिका है। श्रीकांत त्यागी का केस इसका एक एग्जाम्पल है। जब शिकायत हुई तो नोएडा की पुलिस ने एक्शन लिया, प्रेशर बनाया और लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसे एलिमेंट्स अब मनमानी नहीं कर सकते। ऐसी दादागिरी करने वाले की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला, उसकी लीगल प्रॉपर्टी पर एक्शन हुआ। इससे समाज में एक मैसेज गया कि ऐसे लोगों को अब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। लेकिन यह बीमारी समाज से पूरी तरह दूर हो जाए, इसमें वक्त लगेगा। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार की राजनीति के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम है। कल इस बात का पता चल जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार की लीडरशिप में बीजेपी जेडीयू की सरकार चलती रहेगी या फिर नीतीश कुमार फिर से
लालू की आरजेडी के साथ जाने का प्लान बनाएंगे। नीतीश कुमार ने कल अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। आरजेडी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है और कल आरजेडी विधायकों की भी मीटिंग है। कांग्रेस ने भी अपने एमएलएस को पटना में मौजूद रहने को कहा है, जबकि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है और उसने अपने नेताओं से इस मामले में बयानबाजी नहीं करने को कहा है। अब सवाल है कि बिहार की सियासत में अचानक उठापटक के संकेत क्यों मिलने लगे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार को लेकर सवाल उठने लगे? तो मैं आपको बता देता हूं, इस तरह की सियासी हलचल काफी पहले से चल रही है, लेकिन इस मामले में नया ट्विस्ट आया जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से। ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि नीतीश सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। ललन सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों में जो कमी आई उसके पीछे चिराग पासवान मॉडल था और एक बार फिर बिहार में चिराग मॉडल पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश की जा रही है। हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। अरे भाई, कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? यह तो एक सच्चाई है कि 2 साल पहले हुए बिहार असेंबली चुनाव में जेडीयू की सीटों में जबरदस्त कमी आई थी। 2015 में जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी, जबकि 2020 में यह घटकर 43 रह गई। अब इसकी वजह से नीतीश कुमार के जनाधार में कमी आई, या फिर जैसा ललन सिंह कह रहे हैं कि इसके लिए चिराग पासवान जिम्मेदार हैं, चिराग मॉडल जिम्मेदार है। ये राजनीतिक विश्लेषण का मुद्दा है, लेकिन सवाल यह कि आखिर जेडीयू को 2 साल बाद यह बात क्यों याद आई कि उसकी सीटें कम करने की साजिश की गई। ललन सिंह ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ साफ बीजेपी की तरफ था। जेडीयू को लगता है कि यह सब बीजेपी और चिराग पासवान की मिलीभगत से हुआ, लेकिन चिराग पासवान ने ललन सिंह के इस आरोप पर सख्त ऐतराज जताया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और ललन सिंह को चैलेंज किया, कहा वो साफ साफ नाम लेकर बताएं कि चिराग मॉडल 1 और चिराग मॉडल 2 को कौन अंजाम दे रहा है। किस बात का डर है? आप बताइए ना, किसने चिराग मॉडल तैयार किया? चिराग मॉडल पार्ट 2 कौन तैयार कर रहा था? भाई, ये बात मुख्यमंत्री जी समझे नहीं समझे, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। नीतीश कुमार और चिराग पासवान का झगड़ा काफी पुराना है, लेकिन बिहार की सियासत में जो अचानक बदलाव होता दिखाई दे रहा है उसकी वजह है आरसीपी सिंह, यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह। एक जमाने में नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में इन दिनों तकरार चल रही है। जब आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की नजदीकियां थी तो नीतीश ने उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था, राज्यसभा में भेजा था। आरसीपी सिंह करीब 1 साल तक, यानी जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन पिछले महीने नीतीश ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का 3rd टर्म देने से इनकार कर दिया। तो पहले उनका मंत्री पद गया, फिर पार्लियामेंट की मेंबरशिप चली गई और नीतीश कुमार के इशारे पर उनके कुछ करीबी नेताओं ने आरसीपी सिंह के करप्शन पर आरोप लगाए और अपने खिलाफ करप्शन के आरोपों से नाराज होकर आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनका यह सपना 7 जन्म में भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को डूबता जहाज कहा। इस पर जेडीयू की तरफ से पलटवार हुआ। जेडीयू के प्रेसिडेंट ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह ने पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी के लिए काम किया।
अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं? 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा? तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। आरसीपी सिंह पर करप्शन का आरोप लगाने वालों में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को एहसान फरामोश कहा। कुशवाहा के मुताबिक जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को इतनी पॉलिटिकल पावर दी, उन्हीं नीतीश कुमार के खिलाफ आरसीपी सिंह जैसी बयानबाजी कर रहे हैं, वो गलत है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यह भी कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटीरियल हैं। इस वक्त देश में जो गिने चुने नेता हैं उनमें नीतीश कुमार शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें नड्डा ने कहा था कि अगर बीजेपी अपनी विचारधारा पर कायम रहती है तो कुछ साल के बाद रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि 7 जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। कोई एक पार्टी देश भर का ठेका लेकर चलती है क्या? अब कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो। अब इस तरह से कोई कहे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, तो ये तो विचित्र बात है। 40-45 साल भाजपा का है, कहीं कुछ नहीं बचेगा। अरे भैया, तब उनके कहने से थोड़े देश चलता है, उनके कहने से देश नहीं चलता है। ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के कई नेता आरसीपी सिंह को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि आरसीपी सिंह ने आखिर ऐसा क्या था कि वो नीतीश कुमार के इतने करीबी हो गए थे कि उन्हें जेडीयू का नेशनल प्रेसिडेंट बना गया था, और अब ऐसा क्या हो गया कि उन्हें पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया। थोड़ी बैकग्राउंड समझ लीजिए। राजनीति में आने से पहले आरसीपी सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। पहले वो आईआरएस बने, फिर आईएएस क्लियर किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे तो आरसीपी सिंह उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, काफी पावरफुल थे। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को बिहार बुला लिया गया और नीतीश कुमार ने उन्हें अपने साथ रखा। 2010 में आरसीपी सिंह सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए, जेडीयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। चूंकि आरसीपी सिंह भी कुर्मी जाति के हैं, इसलिए नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी पटती थी। एक जमाने में नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और फिलहाल आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ही शह दी। शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को कई बार समझाया था लेकिन वो माने नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनको जो भी ताकत मिली, जो भी उनको हैसियत मिली, नीतीश जी के ही माध्यम से मिली। अब ये ठीक है कि आप आईएएस थे, आईएएस आप अपने बदौलत हो गए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजनीति में जो भी आपको ताकत मिली है
वो ताकत तो नीतीश जी के ही वजह से मिली। और हमको लगता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी नीतीश जी जितना उनको सह देते थे, हमको नहीं लगता है कोई बॉस जो है मैंने इस तरह से सह देगा। हमारे सामने की बात है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ही हंसने लगते थे, बात को काट देते थे। ये सारा झगड़ा इतना बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसकी छाया बिहार की सरकार पर पड़ने वाली है। आरजेडी ने कल अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल खामोश हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथों एक बार धोखा खा चुकी आरजेडी फिलहाल उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को भी किसी तरह के फीलर नहीं भेजे गए। आरजेडी देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार किस हद तक बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। आरजेडी फिलहाल सरकार बनाने के लिए डेस्परेट नहीं दिखना चाहती, हालांकि वो डेस्परेट है। आरजेडी की कोशिश है कि अगर कल नीतीश कुमार के साथ सत्ता की सौदेबाजी की नौबत आए तो बार्गेनिंग पावर उसके हाथ में रहे। अगर बिहार विधानसभा के मौजूदा गणित को देखें तो ऑल इंडिया एमआईएम के 4 विधायकों के शामिल होने के बाद आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के राज्यसभा के एमपी मनोज कुमार झा कह रहे हैं कि अगर बिहार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बिहार की भलाई के लिए जो सही होगा वो किया जाएगा। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा, लेकिन हमारा मानना है कि जब बिहार में अस्थिरता के इस तरह के तत्व होंगे तो विधानमंडल दल का आखिर उसकी भूमिका क्या होती है, उस दृष्टिकोण से देखिए। बिहार में चल रही सियासी हलचल पर जेडीयू के नेता क्या करें वो मैंने आपको सुनवाया, आरजेडी की बात बताई। इसी तरह जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जैसे नेताओं भी ये कह रहे हैं कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने संयम बरता, कोई बयानबाजी नहीं की और इसका असर यह हुआ कि शाम को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें आरसीपी सिंह पर बात होगी, बीजेपी पर नहीं। एनडीए में अभी कुछ गड़बड़ नहीं है और एनडीए में आपसी समझदारी, सहमति सब बरकरार है। एनडीए में कोई भी न दिक्कत है, न दरार है, न कोई कठिनाई है। बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री लगातार हम लोग संपर्क में हैं। कल शाम में भी सब लोगों से बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई है। अभी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी वरिष्ठ दोनों नेता, उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सब लोग थे और सब लोगों से बात हुई है। अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है, अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। असल में बिहार के पिछले असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें जब से कम हुई हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर साजिश की और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। हालांकि जेडीयू की कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, पर अपने विधायक दल का साइज छोटा होने की टीस नीतीश कुमार को आज भी परेशान करती है। बीच में भी और बहुत सारी बातें हुई जिससे नीतीश कुमार का शक और गहरा होता चला गया। अब नीतीश कुमार को यह समझाया गया है कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को खड़ा करके बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, उसी तरह बिहार में आरसीपी सिंह को खड़ा करके नीतीश कुमार की सरकार का वही हाल किया जा सकता है। हालांकि अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों पटना में थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने साफ साफ कहा था कि लोकसभा का चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बिहार की 40 सीटें 2024 के चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है और अगर इस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो इसका नुकसान 2024 के चुनाव में हो सकता है। इसलिए बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कल एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। कल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सुबह 11 बजे राजभवन के दरबार हॉल में नए मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई जाएगी। जानकार ये कहते हैं कि 15 से 16 एमएलएस को कल शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के 7 मंत्री हो सकते हैं। जिन एमएलएस को कल मंत्री बनाया जा सकता है उनमें कुछ नामों की लिस्ट इंडिया टीवी के पास है। बीजेपी से राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, सुरेश खाड़े और अतुल सावे को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जबकि एकनाथ शिंदे के कैंप से गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, दादा भूसे, संदीपन भुमरे और शंभूराजे देसाई को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। उसके बाद शिंदे नांदेड़ के दौरे पर निकल गए, लेकिन वहां जब रिपोर्टर्स ने एकनाथ शिंदे से मंत्रियों के नाम पूछे, किसे शपथ दिलाई जाएगी इसके बारे में पूछा तो उन्होंने टाल दिया। शिंदे ने कहा आज देर रात या कल सुबह मंत्रियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में आपको जल्द पता चलेगा। अभी कोई नाम तय नहीं है। आज रात या कल सुबह नाम फाइनल होंगे। एकनाथ शिंदे 30 जून को मुख्यमंत्री बने थे। मंत्रिमंडल का विस्तार करने में 40 दिन लग गए। सरकार में बीजेपी और शिंदे गुट की हिस्सेदारी का फॉर्मूला फाइनल हो गया है और यह फॉर्मूला 60-40 का होगा। लेकिन आदित्य ठाकरे का कहना है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी है। विदर्भ में बाढ़ आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सब बातों पर इस सरकार में जवाब देने के लिए कौन है? अभी जो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, अस्थायी का मतलब ही है कि सरकार गिरने वाली है। ये अस्थायी मुख्यमंत्री दिल्ली से कभी कभी महाराष्ट्र आते हैं और जहां जहां मेरा दौरा होता है उसके बाद उन्हीं जगहों पर जाते हैं। राजस्थान से आज एक परेशान करने वाली खबर आई है। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी की एमपी रंजीता कोली की गाड़ी पर हमला हुआ। रंजीता कोली का कहना है कि उनकी गाड़ी पर यह हमला माइनिंग माफिया ने करवाया। असल में भरतपुर से बीजेपी की एमपी रंजीता कोली कल देर रात दिल्ली से भरतपुर जा रही थी। शाम का वक्त था। कोली कला रोड पर अचानक उन्हें कई ओवरलोडेड ट्रक नजर आए। जैसे ही उन्होंने ट्रक का पीछा किया और रोकने की कोशिश की तो ट्रक में सवार लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। उनकी गाड़ी पर पत्थर चलाए और उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाई और उसके बाद वो वहीं पर अपने सपोर्टर्स के साथ धरने पर बैठ गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो रंजीता कोली के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। मैं आपसे बात करूंगा भाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप अरे गाड़ी चाहिए तो इस गांव में कहीं है। गाड़ी लाओ, नहीं वो गाड़ी आनी चाहिए। यहाँ से जाएंगे एमपी साहब जब वो गाड़ी यहाँ जाएंगी। मेरी बात नहीं जाएंगे नहीं जब तक जब तक वो मैं मरते मरते बचाऊं। गाड़ी मेरे पे चढ़ी थी, जिन्होंने आपके नहीं और आपके पुलिस वाले देख के हम दूसरी गाड़ी हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे कुछ नहीं करोगे, आपकी सबकी जेब भर रही है। आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कह रही हूँ, आपकी जेब भर रही है सबकी। जिस तरीके से यहाँ 100 मीटर पे भी चौकी नहीं है। 2 घंटे पहले हम लोगों ने सूचना दी, उसके बाद कोई नहीं आता है। पुलिस वाले निकाल के जा रही है गाड़ियों को। क्यों? इनके एसपी ने कहा कि मेरा गाड़ी हमारी पब्लिक के ऊपर चढ़ के जा रही है। मतलब इतनी उनका इतना खौफ हो रखा है। मेरी गाड़ी को तोड़ गए पूरी को। पुलिस वालों का वीडियो है, डंडा दिखाते हुए गाड़ी निकालते हुए। पुलिस वालों का वीडियो है जिसमें डंडा दिखा के गाड़ी निकाली। हमारी गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ के जा रही है। इनके ऊपर ट्रक। मेरी बात सुनो। हाँ, आपको नहीं पता था? सूचना दी थी आपको कितनी गाड़ियां निकल रही है? आपको थी या नहीं थी ये सूचना? बीजेपी सांसद का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को घटना के तुरंत बाद इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस देर से पहुंची
और आने के बाद पुलिस ने खुद कई ट्रकों को वहां से भगा दिया। रंजीता कोहली का कहना है कि उन्हें यह इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि इलीगल माइनिंग वाले ट्रक इस रास्ते से गुजर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत वहां पर पहुंची, लेकिन उन पर हमला हो गया। रंजीता कोहली का आरोप है कि उन पर 3 बार पहले भी हमला हो चुका है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने अब तक कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यह 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर 4थी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। रंजीता कोहली के आरोपों पर भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि जो भी घटना है उस पर पुलिस जरूर एक्शन लेगी, लेकिन उन्होंने इलीगल माइनिंग के दावे को रिजेक्ट कर दिया। जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग में माननीय एमपी महोदय ने ये बताया कि ये पहले भी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, और थोड़ी पुलिस से उनकी नाराजगी इस विषय में थी कि पिछली जो एफआईआर हुई उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, और फिर ये घटना ऐसी हो गई है। तो आई थिंक मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि इस घटना में, चूँकि आपके व्हीकल में आप बता रहे हैं इसमें चोट लगी है व्हीकल के में, और कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, और आप उस समय व्हीकल में नहीं थे, कोई और बैठे हुए थे, तो फिर एक एफआईआर दर्ज इसमें करानी चाहिए। और उसमें काफ़ी समझाइश करी, 3-4 घंटे लगे, लेकिन माननीय एमपी महोदय मान गए, और इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कि इस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। पहली बात तो ये, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट है, ये रूट बेसिकली हमारे यहाँ पर माइनिंग के नॉर्थ ऑफ भरतपुर और साउथ ऑफ भरतपुर दोनों माइनिंग के एरिया, और वैध माइनिंग होती है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लेकर के 46 वैध माइनों को बंद किया है, अवैध माइनों को बंद नहीं किया है, ये वैध माइनिंग थी। और जैसा इसमें मैंने आपको बताया 6 ट्रक में से 2-3 के तो टीपी ऑलरेडी हैं, इट मीन्स कि वो वैध मूवमेंट थी उनकी। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष बताता हूं। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने रंजीता कोहली पर सवाल खड़े किए। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि रंजीता कोहली को केंद्र की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, उन्हें जहां से गुजरना होता है उसका रूट तय होता है, फिर उन्होंने रूट क्यों बदला। मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि ये 4थी घटना है, और ये घटनाएं रात में ही क्यों होती है, जब उनको वाई+ सिक्योरिटी मिली हुई है, और वो भी केंद्र से। तो उस सिक्योरिटी ने क्या किया? आज वो टाइट लिप्ट है, बोलने को तैयार नहीं है कि हम मैडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अरे मैडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे आपने रास्ता क्यों बदला? मैं तो ये कह रहा हूं केवल एक ही चीज, अगर राजस्थान सरकार की सिक्योरिटी होती तो ये आज कांड नहीं होता, और होता भी तो सारे पुलिसकर्मी सस्पेंड होते। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो निश्चिंत रहें, और बीजेपी वाले भी निश्चिंत रहें। इंक्वायरी होगी, पूरी ढंग से होगी, और जो पुराने केस है उनमें भी इंक्वायरी हो रही है। मैंने कहा जितना सत्य है उसको सामने लाओ, और सत्य अगर असत्य है तो उसमें एफआईआर लगाओ। रंजीता कोहली पर हमले का मुद्दा आज पार्लियामेंट में भी उठा। दौसा से बीजेपी के एमपी जसकौर मीणा ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। जसकौर मीणा ने कहा कि राजस्थान में जब एक महिला एमपी ही सेफ नहीं है तो फिर आम महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भरतपुर से सांसद है श्रीमती रंजीता कोहली जी, जिनके ऊपर 4था अटैक हुआ है, और 4थी बार अटैक हुआ है, और बार बार खनन माफियाओं का अटैक वो झेल रही है। आप उसकी जान को भी खतरा है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार को, जिसमें महिलाओं के प्रति इतने अत्याचार, बेटियों की सुरक्षा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, जिस प्रांत में माननीय सदस्य की सुरक्षा नहीं, और दलित परिवार से आने वाली उस महिला के प्रति, हमारी सांसद बहन के प्रति जो अत्याचार होता है, हमें न्याय चाहिए। राजस्थान की सरकार जिस तरह से अन्याय कर रही है, उसकी गाड़ी को तोड़ा और उसके ऊपर प्रहार किया, उसकी जान को खतरा है। माननीय सभापति जी, संज्ञान लिया जाए कि राजस्थान की सरकार बेटियों और महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है।
अब मैं आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात सुनवाता हूं। वो भी राजस्थान से आते हैं। मेघवाल ने गहलोत सरकार से सीधा सवाल पूछा। कहा कि राजस्थान में माइनिंग माफिया बेखौफ है, उन्हें किसी का डर नहीं है। इसकी वजह साफ है कि राजस्थान सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं करती। किस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, खान माफिया कैसे सिर चढ़ करके बोलते हैं, और एक सिटिंग एमपी जो हमारे लोकसभा की सदस्य है, संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हमारे संसद सदस्य की गाड़ी पे पथराव करते हैं, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उस पे हमला करते हैं। राजस्थान में इलीगल माइनिंग एक बड़ा मुद्दा है। कुछ दिन पहले एक साधु ने इलीगल माइनिंग के विरोध में आत्मदाह कर लिया था। तब भी गहलोत सरकार पर सवाल उठे थे। राजनीति अपनी जगह है। अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं, अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। वो इस सियासत में न पड़े और अवैध खनन की जांच कराएं। माइनिंग माफिया के खिलाफ एक्शन जरूर लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।